हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अपने बैंक पीओ एग्जाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस के बारे में। और उसमें भी हमारा अभी जो आपका लेक्चर चल रहा है वो है स्टैटिक जीके पार्ट का। और आज हम उसके भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया 2011। लेकिन साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि इट इज द लेक्चर नंबर 3। ये कौन सा लेक्चर है आपके सेंसस ऑफ इंडिया का? लेक्चर नंबर 3। इसका मतलब है कि ऑलरेडी हम लोग लेक्चर नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था सेंसस की हिस्ट्री से लेकर कि भारत में जनगणना कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कौन सी इनकम्प्लीट थी, कौन सी कंप्लीट थी, कौन से नंबर की थी, और 2011 के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। उसका रीजन ये था क्योंकि अभी जो 2021 में हमारी जनगणना होनी थी वो डिजिटली होनी थी, बट स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। किसकी वजह से? कोरोना पैंडेमिक की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो कहें कि जो एक फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में काम होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 2021 में तो सेंसस कंडक्ट होना है, ये बात तो तय, इसलिए सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बट न्यू डेटा रिलीज होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसलिए आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए अभी 2011 का जो डेटा है वो आपको ऑन द फिंगर टिप्स याद होने चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर आप देखेंगे अपने रिसेंट के अगर कुछ प्रीवियस पेपर्स, वैसे पेपर्स तो मिलते नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, बट मॉडल पेपर्स आपको अवेलेबल होते हैं या फिर मेमोरी बेस्ड पेपर। तो उसमें आप देखेंगे सेंसस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से लगातार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने उसमें आर्टिकल से लेकर कि किस आर्टिकल में दिया है, किसके पास अथॉरिटी है, कौन सी मिनिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे देखिएगा आज, और फिर लेक्चर नंबर 2 में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कवर किए थे। वो भी वहाँ पर भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन से कम 4 क्वेश्चंस किए थे, यानी पूछा गया था टॉप मोस्ट, लेकिन हम लोगों ने नंबर 4 तक किया था। अगर जहाँ पे स्टेट के बारे में पूछा गया था वहाँ पे हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी का भी डिस्कशन किया, और जहाँ यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा गया था वहाँ पे स्टेट के बारे में भी डिस्कशन किया। और साथ ही साथ जहाँ पे मान लीजिए हाईएस्ट, तो हम लोगों ने लोवेस्ट भी पढ़ा, और जहाँ लोवेस्ट वहाँ पे हम लोगों ने हाईएस्ट भी पढ़ा। तो आज उसी तरीके की जो एक्सरसाइज है आपकी, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे आज का जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भी बता दूं कि जो लेक्चर नंबर 1 हुआ था उसमें जब थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो इसके बारे में मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज according to census 2011 more than half of the Indian population resides in how many states। यानी क्वेश्चन था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आधी से अधिक आबादी या फिर जनसंख्या कितने राज्यों में निवास करती है। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, यानी कि भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है, वैसे मैंने आपको डेटा बताया था कि 121 करोड़ 8,54,277 ये आई थी टोटल पॉपुलेशन, जो कि एक ऑफिशियल डेटा था। तो इतने लोग जो हैं, अगर इनको हाफ डिवाइड कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दें, तो आधे लोग कितने राज्यों में निवास करते हैं? बहुत लिमिटेड स्टेट्स हैं, यानी कि उन राज्यों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यही रीज़न है कि राज्य तो हमारे यहाँ 28 हैं, लेकिन उसके बावजूद आधी की आधी जो आधी आबादी है वो बहुत कम राज्यों में ही निवास करती है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है आपके। ए 4 यानी 4 स्टेट्स में, बी 5 यानी 5 स्टेट्स में, सी 6 यानी 6 स्टेट्स में, डी 7 यानी 7 राज्यों में, ई 8 राज्यों में। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर है आपका सी, यानी कि 6 राज्यों में ही पूरी आधी आबादी भारत की क्या करती है? रिसाइड करती है या रहती है या निवास करती है। तो यहाँ पे देखिएगा वो 6 राज्य कौन से हैं, इनके बारे में भी मैंने डिटेल में वैसे बताया था, लेकिन फिर से देख लेते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन resides in the 6 most
पॉपुलस स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यानी कि छह राज्यों में जो है सबसे अधिक आबादी वाले जो राज्य हैं, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 पश्चिम बंगाल, नंबर 5 आंध्र प्रदेश एंड नंबर 6 मध्य प्रदेश। इसमें ही यानी टोटल कितने राज्यों में, टोटल आपके 6 राज्यों में ही आधी आबादी भारत की क्या करती है, निवास करती है, 6 स्टेट्स में ही। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है रिसेंट ईयर्स में, इसलिए ध्यान रखिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। विच इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यानी कि 2011 की अगर जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में तीसरी, अब पहली और दूसरी शायद इजी होता है, यानी प्राइमरी या सेकेंडरी कहें या फर्स्ट या सेकेंड, लेकिन तीसरी लैंग्वेज में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो क्वेश्चन यहीं से आपका कि विच इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शंस हैं आपके, ए मराठी, बी इंग्लिश यानी अंग्रेजी, सी बंगाली, डी तेलुगु, ई मलयालम। अब ये काफी टफ होने वाला है कि कौन सी तीसरे नंबर की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है भारत की 2011 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि बंगाली। सी इज द राइट आंसर, बंगाली। अब यहाँ पे देखिएगा डिटेल में, मैंने आपको वैसे लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था। अगेन लेट्स सी, सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी। हिंदी का प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पे ये जो प्रतिशत दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग हिंदी के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। हिंदी वाले इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी भी बोलते हैं, बंगाली वाले इंग्लिश भी बोलते हैं, मराठी वाले हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, सब कुछ। लेकिन जो यहाँ पे परसेंटेज दिया है वो परसेंटेज बता रहा है कि प्रेफरेंशियल लैंग्वेज कौन सी है, यानी इनकी जो प्राथमिक लैंग्वेज है या प्राइमरी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो देखेंगे सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं हिंदी, कितने परसेंट, 57.10%। सेकेंड नंबर पे आता है आपका इंग्लिश, यानी सबसे ज्यादा प्राथमिक तौर पे बोले जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा है आपकी अंग्रेजी। कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, 10.60%, यानी कि 10.60% लोग। थर्ड नंबर पे आती है, अब यहीं से आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था आपका कि थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो उसके अनुसार देखा गया कि बंगाली जो है वो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लोगों द्वारा प्रेफर की जाती है। अब इसका भी रीजन है क्योंकि पॉपुलस स्टेट है, काफी जनसंख्या है यहाँ पर, तो बोलने वालों की संख्या भी ज्यादा ही होगी। तो बंगाली कितने प्रतिशत लोग प्रेफर करते हैं, 8.90%, यानी कि लगभग पूरे 9% लोग की प्राथमिक भाषा जो है वो बंगाली है। यही था आपका क्वेश्चन। फिर लेकिन फोर्थ नंबर भी देख लीजिए, फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है आपका, मराठी। मराठी कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बंगाली और मराठी में, 8.20, यानी कि आपके 8.20% लोग। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका तेलुगु। तेलुगु कितने लोग बोलते हैं, 7.80, यानी कि लगभग 8% लोग जो हैं उनकी जो प्रेफरेंशियल लैंग्वेज है, फर्स्ट प्रेफरेंस वो किसको देते हैं, तेलुगु को। ठीक है, तो ये हुए आपके टॉप 5 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ लैंग्वेज व्हाट दे स्पीक, यानी जो भी लैंग्वेज वो बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था, प्रॉपर डिस्कशन हुआ था लेक्चर नंबर 1 में, उसी से आपका क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका कि what is the percentage of Indian people who live in rural areas according to census 2011। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा लीजिए उतने कम है।
2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय लोगों का प्रतिशत कितना है? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तब तक, यानी 2011 की हम बात कर रहे हैं, तब तक कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं आपके? ए ऑलमोस्ट 49%, यानी लगभग 49% लोग। बी ऑलमोस्ट 59%, यानी लगभग 59% लोग। सी ऑलमोस्ट 69%, यानी कि 69% लोग। डी ऑलमोस्ट 79%, यानी लगभग 79% लोग। एंड ई ऑलमोस्ट 89% पीपल, यानी कि लगभग 89% लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर लेक्चर नंबर 1 आपने देखा होगा तो आप बहुत ही क्विकली आंसर करेंगे क्योंकि प्रॉपर डिस्कशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑलमोस्ट 69% पीपल लिव इन रूरल एरियाज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, तो लगभग 69% लोग गांव में निवास करते हैं। अब जहां तक एक जो ट्रेंड रहा है लोगों के एक कहें कि रूरल एरियाज से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में जाने का, उसके अकॉर्डिंग जो नई सेंसस आएगी, यानी जो नए डेटा आएंगे 2021 में, ट्रेंड तो यही है कि रूरल एरिया में रहने का जो प्रतिशत है वो कम होगा और अर्बन एरिया में रहने का प्रतिशत ज़्यादा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग माइग्रेट तो कर ही रहे हैं। ठीक है जी। तो और इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ भी दिखाया था। तो इस ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक का डेटा आपका दिया हुआ है 1901 से लेकर लास्ट जो हमारी सेंसस कंडक्ट हुई थी 2011 तक। तो जो ड्रास्टिक चेंज आया है आपका, यानी कहें कि जो बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने जो कहाँ पे रहना शुरू किया अर्बन में, तो वो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस कहीं पे दिखता है तो वो 2001 से लेकर 2011 के अनुसार। और अगर यही ट्रेंड रहा तो मान के चलिए कि 2011 से 2021 के दौरान जो भी डेटा आएगा वो इससे भी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा, यानी कि 31.2 से ज़्यादा ही होने के चांसेस है। वैसे भी आप ग्राफ देखिए, कहाँ था ये ग्राफ? 10.9% पे था और 2011 में जाके कहाँ पे एंड हो रहा है आपके 31.2% पे। और ये ग्राफ लगातार जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही है, डिक्लाइन नहीं हुआ है कहीं पे भी। ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो यही क्रम रहने वाला है अगर यही ट्रेंड फॉलो होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन which of the following census, very important question, transgender community was also included? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से, अब यही रीजन है कि आप देखते होंगे अब क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सेंसस का सबसे बड़ा यूज होता है कि गवर्नमेंट फिर उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करती है, उसी के अकॉर्डिंग नई स्कीम्स लाती है, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती है। तो यही रीजन है, आपने देखा होगा कि रिसेंट के कुछ ईयर्स में बहुत सारी एक स्पेसिफिक स्कीम्स आती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ही होती है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि अब उनको भी इंक्लूड किया जाता है सेंसस में। इसके मतलब पहले नहीं किया जाता था। तो यही आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाज आल्सो इंक्लूडेड इन सेंसस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनगणना में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया था? ए 1981 में, बी 1991 के सेंसस में, सी 2001 में, डी 2011 में, या फिर ई नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिएगा, वहां पे बताया भी है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? जो लास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ यानी कि 2011 में, तो डी इज द राइट आंसर। 2011 में जो लास्ट जनगणना हुई थी आखिरी, उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन प्रॉपर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, इसीलिए वहां पे मैंने कहा था कि काफी
ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होते हैं, बस हम समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो एक बेसिक आइडिया के लिए ही आपकी एक्सरसाइज कराई जा रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द सेकेंड, अब देखिएगा फर्स्ट, सबसे कहीं फर्स्ट नंबर का नहीं पूछा जा रहा है, सेकेंड पूछा जा रहा है। द सेकेंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में लिंगानुपात दूसरे नंबर पे सबसे कम है। सबसे कम होने का क्या मतलब है, यानी कि खराब, एक तरीके से निगेटिव रेशियो। या अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लड़कों की संख्या ज्यादा है, बॉयज की जो काउंटिंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू गर्ल्स, यानी अगर लड़कियों के अनुपात में देखें, ठीक है। तो दूसरा सबसे खराब किसका है, यानी दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। क्योंकि आई थिंक आपने पहला काफी बार सुना होगा, लेकिन दूसरे पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, वो दूसरे पे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि पहला तो सब जानते हैं। अब देखेंगे, ए हरियाणा, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी दिल्ली एंड ई नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो कौन सा है, चाहे यूटी हो, अब इसमें दो आपकी यूटीज भी हैं, जम्मू कश्मीर भी है, दिल्ली भी है, यूटीज हैं, बाकी हरियाणा आपका और सिक्किम की बात करें तो स्टेट हैं। तो सब में मिलाकर पूछा गया है कि दूसरा सबसे कम अनुपात वाला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हरियाणा। तो आपको पता होगा कि टॉप पे हरियाणा में, इसीलिए बहुत सारी पॉलिसीज भी अब चेंज हुई हैं लड़कियों को लेकर। वहां पर तो ये भी ट्रेंड था कि बाहर के राज्यों से क्या हो रहा था, एक तरीके से इतनी कमी हो गई थी कि बाहर के राज्यों से शादी करने के लिए जाना पड़ रहा था। तो हरियाणा तो पता होगा, लेकिन सेकंड नंबर पे है आपका जम्मू कश्मीर, सबसे कम लिंगानुपात, यानी कि यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो कम है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो हरियाणा में है वो 879 है। 879 का मतलब समझ रहे हैं कि अगर लड़कों की संख्या 1000 है तो वहां पे लड़कियों की संख्या केवल 879 है। अब 879 का मतलब है कि 121 का डिफरेंस है। अब हर 1000 में अगर 121 का डिफरेंस है तो टोटल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी 10 की कहीं संख्या ज्यादा है, यानी कि वहां पे 121 की कमी नहीं है बल्कि 111 की कमी है। कितनी, 111, यानी कि 889 का रेशियो है वहां पे, ठीक है। अब इसी समय आप थर्ड और फोर्थ भी देख लीजिए, तो हरियाणा में सबसे वर्स्ट सेक्स रेशियो है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, देन सिक्किम है, सिक्किम में थोड़ा एक और ज्यादा है, यानी 110 की कमी है। फिर आता है दिल्ली का नंबर। दिल्ली जो है वो 868 है, यानी कि अगर यूनियन टेरिटरीज में देखें, स्टेट वाइज तो देखिएगा, स्टेट वाइज अगर देखें तो हरियाणा है सबसे वर्स्ट, और अगर यूटीज वाइज देखें तो सबसे वर्स्ट है आपका दिल्ली। क्या है, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 868 ही है। कितना है, 868, यानी कि 132 की कमी है, 132 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए कि टॉप पे कौन है, हरियाणा, सेकंड नंबर पे कौन है, जम्मू कश्मीर। वैसे जम्मू कश्मीर 2011 के डेटा के अनुसार देखा जाए तो तब स्टेट में ही काउंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। लेकिन अब अगर यूटीज के अकॉर्डिंग देखें तो यूटीज के अकॉर्डिंग आपका दिल्ली टॉप पे है, वर्स्ट में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, यहाँ पे तो हमने बात कर ली थी किसकी, मिनिमम सेक्स रेशियो की, यानी कि जहाँ पे सबसे खराब लिंगानुपात था। अब बात करेंगे जहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पे प्लस में भी है। एक ही ऐसा राज्य है जहाँ प्लस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला, ठीक है। केरल में ये जो आंकड़े हैं ये थोड़े उल्टे हैं, रिवर्स हैं। क्या है, जैसे हर जगह पे क्या है 1000 से बिलो है, बट केरला में क्या है आपके 1084 है, यानी वहां पे एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स की संख्या ज्यादा है। कितनी गर्ल्स हैं, 1084, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे अच्छा रेशियो है वो किसका है, वो है आपके तमिलनाडु का। तमिलनाडु में संख्या कितनी है,
996, यानी केवल 4 का ही डिफरेंस है, 4 का ही डिफरेंस है। आंध्र प्रदेश में ये डिफरेंस 7 नंबर्स का है। क्यों? क्योंकि इनका डेटा कितना है 993। फिर आता है 4th नंबर पे आपका मणिपुर। मणिपुर का डेटा कितना है 992, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 8 का है। तो याद रखिएगा, जो प्लस में अगर कोई सेक्स रेशियो वाला स्टेट है तो वो है आपका वन एंड ओनली केरला, बाकी सब निगेटिव में है। ठीक है, केवल एक ही पॉजिटिव स्टेट है इस क्राइटेरिया में आपका, तो वो है आपका केरला। ठीक है, अब जो सेकंड मोस्ट की बात की थी उसका भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है आपका, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में, यहाँ पे बात स्टेट की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात यूनियन टेरिटरी की हो रही है। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी सबसे ज्यादा है? ए लक्षद्वीप में, बी पुडुचेरी में, सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, डी दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई थी, लेकिन क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया तो अगेन इट कम्स डाउन टू 8। ठीक है, ये फिर से कितनी हो गई, 8 ही यूटीज हैं। ई नन ऑफ दी अबव, यानी कि ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यूटीज की अगर बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है आपके लक्षद्वीप का। किसका? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अभी काफी करंट में भी चर्चा में था आपके, क्योंकि उसकी जो कैपिटल है आपकी करावत्ती, उसका जो सी लेवल है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लक्षद्वीप की कैपिटल भी कई बार पूछ लेता है आपसे, तो करावत्ती इज द राइट आंसर। और लक्षद्वीप में चलिए देखते हैं जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो कितना है। जैसे कि अगर हाईएस्ट स्टेट की बात करें तो केरल है आपका, 94% है वहां पे लिटरेसी रेट, यानी 100 में से केवल 6 लोग ऐसे हैं जो कि, अब लिटरेसी और एजुकेटेड होने में डिफरेंस है। लिटरेट होने का मतलब है कि हाँ आप पढ़ लेते हैं, आप लिख लेते हैं, कोई लैंग्वेज आप समझ लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे 100 में से केवल 6 ही लोग ऐसे हैं जो कि ये बात जो कहें कि लिटरेट नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं सकते। बाकी 94 लोग ऐसे हैं। और अब जो बता दें, ये तो डेटा आपके 2011 का है, अब ये 100% हो चुका है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपका मिजोरम। मिजोरम में 91.3% लोग लिटरेट हैं, यानी कि पढ़ लिख सकते हैं। अब बात करेंगे जो मिनिमम लिटरेसी रेट वाले स्टेट हैं। मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन एक करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन होगी आपकी। ठीक है, द स्टेट ऑफ मिनिमम लिटरेसी रेट, यानी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है आपके? बिहार है। कौन सा? बिहार। अब इसमें कितना है आपकी साक्षरता दर? केवल 61.8%। कितनी है? 61.8%। केवल 61% लोग ही पढ़ना लिखना जानते हैं। इसका मतलब है कि 100 में से 39 लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ लिख नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 4% ज्यादा है, 65.4% लोग लिटरेट हैं, यानी पढ़ लिख सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे यूटीज की। अच्छा, यूटीज में जब मैंने बात की थी तो यूटीज में आपको बताया है कि लक्षद्वीप का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिर से लिटरेसी से ही है, लिटरेसी रेट से ही है, लेकिन कहें कि एक ओवरऑल क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट इज द करंट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वर्तमान साक्षरता दर कितनी है? कितनी है 2011 के अनुसार? ठीक है, ए 70%, बी 72%, सी 74%, डी 76% एंड ई नन ऑफ दी अबव, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 74%। तो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि मेल का यानी पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो काफी ज्यादा है, 82% है। कितना? 82%। और अगर महिलाओं की बात करें तो ये रेशियो आपका 64 के अराउंड आ जाता है। कितना? यानी 64% के लगभग। तो दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो जो एवरेज निकल के आता है, यानी जो औसतन अगर देखें तो 74% है साक्षरता दर भारत की। ठीक है, अगर अकेले मेल्स की देखें तो 82%। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has the biggest difference in literacy rate of male and female? फिर से लिटरेसी से ही क्वेश्चन है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्या है कि which state has the biggest difference in literacy rate of male and female? यानी किस राज्य में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में सबसे बड़ा अंतर है? सबसे बड़ा अंतर किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़ एंड ई नन ऑफ द अबव। अभी हम लोगों ने बात की थी कि सबसे मैक्सिमम कहाँ है केरल, सबसे मिनिमम कहाँ है बिहार, सेकंड नंबर पे यूपी। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग है। ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि पुरुष और महिला की साक्षरता दर में सबसे बड़ा अंतर कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर है आपका राजस्थान। राजस्थान में ये डिफरेंस काफी ह्यूज है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, काफी थ्योरेटिकल भी है आपका। लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन राजस्थान हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 43.9% to 52.1% over the past 10 years. However, the difference between the male and female literacy is still at 27.1%. यानी अगर देखा जाए तो राजस्थान में ये जो लिटरेसी रेट वुमेन्स का है वो बढ़ा है, वो तो बढ़ा है, डिफरेंस नहीं बढ़ा है। उसका जो वुमेन्स की साक्षरता दर है यानी फीमेल्स की वो बढ़ी है। 2001 में कितनी थी? 43.9%। 2011 में कितनी हो गई? 52.1%। ठीक है, यानी काफी ह्यूज डिफरेंस आया है, ऑलमोस्ट 9% का डिफरेंस आया है आपके। लेकिन स्टिल देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस between the literacy rate of males and females and still it is 27.1%। यानी अभी भी 27.1% का अंतर हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। Which state has the highest literacy rate in India according to 2011 सेंसस? काफी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको पहले ही बता दें कि केरल इज द राइट आंसर। और यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना था आपका? 94%। और सेकंड नंबर पे कौन सा था आपका? मिजोरम। ठीक है, अब देखते हैं मिजोरम की कितनी थी? 91.3%। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इसके बारे में भी आई थिंक डिस्कशन हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने वहां पे बात की थी किसकी? सेकेंड मोस्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011। Which of the following state has the highest sex ratio as per the census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो मैंने आपको बताया था कि एक ही ऐसा स्टेट है जो कि पॉजिटिव है इस मामले में। तो उसका राइट आंसर क्या होगा आपका? केरला। और कितना था? 1084। वहां पे थोड़ा सा रिवर्स मामला है, वहां पर गर्ल्स की संख्या एज कंपेयर टू बॉयज ज्यादा है। कितनी है? 84। देख सकते हैं आप, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड पे आंध्र प्रदेश एंड चौथे नंबर पे है आपका मणिपुर। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स की बात हो रही है। तो स्टेट्स में अगर देखा जाए तो 1084 है केरल का, तमिलनाडु का 996,
आंध्र प्रदेश का 993 यानी 993 एंड मणिपुर का है 992। ठीक है, अब देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच इज द मैक्सिमम पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है आपका, तो उसका आंसर था आपका मोस्ट डेंसिटी नहीं, मोस्ट पॉपुलेटेड, तो उसका आंसर था आपका यूपी। और लगभग कितने करोड़ की जनसंख्या थी वहां पे, ऑलमोस्ट 20 करोड़, 19 करोड़ कुछ लाख ऐसे डेटा था आपका, लेकिन लगभग 20 करोड़ की थी 2011 में। अब यहाँ पे बात हो रही है यूनियन टेरिटरी की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की। तो देखिएगा, ए लक्षद्वीप में, बी पुडुचेरी में, सी अंडमान एंड निकोबार में, डी दिल्ली में, या फिर ई नन ऑफ दी अबव। तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है आंसर इसका? बिल्कुल दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली में डेंसिटी कितनी थी आपने देखी थी, भारत की ओवरऑल डेंसिटी कितनी थी, लेक्चर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं भारत में अगर ओवरऑल देखा जाए तो 382, लेकिन दिल्ली में यही आंकड़े कितने थे, 11,000 से भी ऊपर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में 11,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जो यूटी होगी वो कौन सी होगी आपकी, दिल्ली ही हो सकती है। दिल्ली में कितने की जनसंख्या है आपकी, यहाँ पे देखिएगा 1,67,87,941, यानी कि 1,67,87,941। और सेकेंड नंबर पे कौन आता है, जम्मू कश्मीर, 1,22,58,433। अब इसी के रिवर्स अगर लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। यहाँ पे सिर्फ थाउजेंड्स में संख्या है, लाख में भी नहीं है, करोड़ की तो बात छोड़ दीजिए, लाख में भी नहीं है। कितनी है, ओनली 64,473। और स्टेट में सबसे लीस्ट कहाँ थी आपकी, सिक्किम में। कहाँ पे थी, सिक्किम। और सबसे मैक्सिमम कहाँ पे थी, यूपी में। तो यहाँ पे ये जो डेटा है ना, ये डेटा आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इसको कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा माइंड लगा के या फिर कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ है तो आप कर लेंगे, हाँ, लेकिन मैप्स के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इट नीड्स सम प्रैक्टिस ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी चीजें आपको याद रहेंगी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्चुअल इतना ज्यादा यहाँ पे है नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, which state has the second highest literacy rate in India according to 2011 census? सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है? अभी जब हमने केरल की बात की थी तो उसी वक्त आपको बताया था कि मिजोरम में है ऑलमोस्ट 92% आफ्टर केरला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी था आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग दूसरे क्वेश्चंस के मीडियम से यहाँ पे इसका डिस्कशन कर चुके थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 91.3%। ठीक है, अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जब जनगणना हुई तो उस समय तक जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या काउंट हुई थी वो कितनी हुई थी, 620 करोड़ लोग थे पूरे वर्ल्ड में, और भारत में अकेले 121 करोड़, और अगर हम चाइना को ऐड कर लें तो 135 करोड़ से ऊपर चाइना। ठीक है, नंबर 2 पे हम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब 7 अरबवां बच्चा हुआ तो वो अपने इंडिया में ही हुआ था। जो 7 अरबवें की जो संख्या है वो भी इंडिया के यूपी में। कहाँ पे, यूपी में, और यूपी में भी कहाँ पर, लखनऊ में। तो क्या लिखा हुआ है, अ बेबी बॉर्न इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स 7th बिलियन पर्सन बाय चाइल्ड राइट्स ग्रुप प्लान इंटरनेशनल। Baby Nargis was born at 7:25 local time in Mal village in India's उत्तर प्रदेश स्टेट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही आपकी ये जो 7th अरबवां बच्चा हुआ था, अगर सेंसस के अकॉर्डिंग देखें
तो वो अपने इंडिया से ही बिलोंग करता है। तो आई होप जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन सकते थे आपके सेंसस से स्टैटिक जीके के लिए, उन सबको हम लोगों ने प्रॉपरली डिस्कस किया। तो तीनों लेक्चर्स जरूर देखिए। मिलेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट कहें कि सेशन के साथ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। सो बाय बाय एंड टेक केयर।